जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जन सुराज पार्टी, जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, जोर शोर से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और लोग इस तरह संघर्ष कर रहे हैं, इस पार्टी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कुछ इस तरह संघर्ष कर रहे हैं कि पार्टी को किसी तरह सत्ता तक लाया जाए। जब 2022 में ये पार्टी जन सुराज पार्टी एक संस्था के रूप में आई थी, जब प्रशांत किशोर जी ने जन सुराज एक संस्था बनाई थी, तब से एक पर्सनालिटी हैं, एक व्यक्तित्व हैं, डॉक्टर अमिताभ सिंह जी, जो इस संस्था से जुड़ गए थे। डॉक्टर अमिताभ सिंह साहब का परिचय ये है कि ये जाने माने आई सर्जन हैं। वैसे अभी हम टिहरी विधानसभा में हैं और टिहरी विधानसभा के जीटी रोड पर न्यू दिल्लिया में स्थित है गीतांजलि नर्सिंग होम, और ये बहुत पुराना नर्सिंग होम है और इसके बारे में बताना वो सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। गीतांजलि नर्सिंग होम काफ़ी प्रसिद्ध नर्सिंग होम है और डॉक्टर साहब की जो माता जी हैं, डॉक्टर गीता सिन्हा, वो भी काफ़ी प्रख्यात गायनोकोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छी सर्जन हैं और डॉक्टर साहब खुद आई विशेषज्ञ हैं और आई सर्जन हैं, आँखों के चिकित्सक हैं, आई सर्जन हैं, यानी आँखों का ऑपरेशन भी करते हैं और जो भी आप समझते हैं। पिताजी भी हमारे प्रख्यात नेत्र चिकित्सक और डॉक्टर साहब के पिताजी स्वर्गीय अवध बिहारी सिंह भी बहुत प्रसिद्ध आई स्पेशलिस्ट थे, यानी नेत्र चिकित्सक थे। और मैं न्यूज़ एक्सिस के लिए खुशबू परवेज, और अब हम आपका साक्षात्कार कराते हैं डॉक्टर अमिताभ सिंह जी से, जो जन सुराज पार्टी से जुड़कर कार्य कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने इस गीतांजलि नर्सिंग होम, जहां पर डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करते हैं, इसके ठीक बाहर, ठीक सामने एक स्टॉल लगाकर लगातार जन सुराज पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जन सुराज पार्टी के सिद्धांतों और प्रशांत किशोर जी के आदर्शों का लगातार प्रचार कर रहे हैं और जन सुराज पार्टी की अगले 5 साल के लिए जो इनका विजन है प्रशांत किशोर जी का, सूबे के लिए, बिहार के लिए, बिहार के युवाओं और महिलाओं के लिए, उसका प्रचार प्रसार लगातार डॉक्टर साहब इस गीतांजलि नर्सिंग होम के बाहर एक स्टॉल के माध्यम से लगातार कर रहे हैं। वहाँ पर एक छोटा सा माइक भी आपको मिलेगा, जिससे प्रशांत किशोर की आवाज़ उभर रही है और वहाँ पर वो लाभ कार्ड, एक जो पारिवारिक लाभ कार्ड का वितरण भी वहाँ से हो रहा है। लोग आते हैं और वहाँ पे पता करते हैं क्या हो रहा है, उन्हें बताया जाता है और फिर लोग प्रभावित होकर जन सुराज पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर रहे हैं और एक संकल्प ले रहे हैं कि जन सुराज पार्टी को किसी तरह इस बार सत्ता में लाना है। तो आइए अब हम बातचीत करते हैं डॉक्टर अमिताभ साहब से और इनसे हम खुद जानेंगे कि प्रशांत किशोर जी के किन आदर्शों ने इनको प्रेरित किया जन सुराज पार्टी से जुड़कर। क्योंकि ये तो अपने आप में एक सफल व्यक्ति हैं, सफल पर्सनालिटी हैं, बड़ी पर्सनालिटी हैं, इनके ये परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन ये जन सुराज पार्टी से और प्रशांत किशोर जी से प्रभावित होकर राजनीति में आए, इसका राज हम इनसे जानेंगे। तो आइए सर, न्यूज़ एक्सिस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आखिर किन आदर्शों ने आपको प्रेरित किया, प्रशांत किशोर जी के किन आदर्शों ने प्रेरित किया और जन सुराज ने किस तरह आपको प्रभावित किया कि आप एक जाने माने चिकित्सक होते हुए, जाने माने आई सर्जन होते हुए आपने जन सुराज पार्टी का हाथ थाम लिया और इसके साथ मिलकर लगातार इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, हम तो प्रशांत जी किशोर जी जब जन सुराज ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे जी, तो हमको कि कुछ लोगों से पता चला कि ऐसे ऐसे प्रशांत किशोर जी बना रहे हैं और वो पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं जी। तो उस समय प्रशांत जी, उस शुरुआत में तो हम नहीं ज्वाइन किया जब प्रशांत जी का अपना पदयात्रा वगैरह शुरू हुआ जी, तो उन्होंने जिस ढंग से मेहनत करना शुरू किया और रोज पैदल चल रहे हैं, गांव जा रहे हैं जी,
लोगों से मिल रहे हैं, गांव में रह रहे हैं और संघर्ष वाला जिंदगी उन्होंने शुरू किया। तो मुझे ये लगा कि ये इंसान जिनको सब सहूलियत प्राप्त है, कितने लोगों को उन्होंने इलेक्शन में मदद किया, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हों, चाहे ममता बनर्जी जी हों, तो उनको तो सुख साधन की कोई कमी नहीं थी जी। पर उन्होंने बिहार को अच्छा विकसित बिहार बनाने के लिए उन्होंने ये पहल की। तो हम लोग को लगा कि हम लोग को भी अपने बिहार के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब से हम लोग छोटे थे, जब से सुन रहे हैं बीमारू राज्य में बिहार का नाम सबसे पहले है, और कितने राज्य आज ऐसे हैं जो विकसित होते चले गए, जिनका विकास होते जा रहा है। बिहार में आज भी इतनी गरीबी है, आज भी यहाँ के लोग उतना पलायन कर रहे हैं, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, बच्चे बेचारे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में इतनी समस्या है, और ये सब प्रशांत जी ने उठाया, आवाज उठाई। तो हम लोग को भी लगा कि हाँ बिल्कुल इनके साथ मिलकर हम लोग को इनका हाथ मजबूत करना चाहिए और अपने बिहार के बारे में सोचना चाहिए। तो जब इन्होंने जन स्वराज संस्था बना के पद यात्रा शुरू की, तो क्या आप लोगों को पता था कि ये भविष्य में एक पॉलिटिकल पार्टी घोषित होने वाली है? नहीं, उस समय तो हम लोग को ऐसा नहीं पता था, लेकिन उस समय एक जन आंदोलन के रूप में इसको ये लेके चल रहे थे। अच्छा। पर फिर धीरे धीरे बाद में जब काफ़ी जगह जाने लगे, लोगों से मिलने लगे, तो हम लोगों को लगा कि अब एक पॉलिटिकल पार्टी बना के ही हम लोग और जनता की सेवा कर सकते हैं, इसलिए फिर बाद में वो हुआ। अच्छा सर, 20 साल से यहाँ पे एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार उसके सीएम होते हैं जी। तो इन 20 सालों में और उसके पहले का जो शासन था राजद का जी, उसके बाद इन 20 सालों में क्या परिवर्तन आप देखते हैं? क्या बिहार की जो स्थितियां हैं उनमें कोई परिवर्तन देखने को मिल रहा है? देखिए, जो पिछला 20 साल जो राजद का सरकार था, वो तो सभी जानते हैं, हर तरफ एक डर का माहौल हो गया था, गुंडागर्दी बढ़ गई थी, किडनैपिंग बढ़ गई थी, फिरौती के लिए फ़ोन आता था। हम लोग को भी एक समय में फिरौती के लिए बहुत फ़ोन आता था, इतना लाख रुपया दीजिए, नहीं तो उठा लेंगे, ये करेंगे। पर हम लोग कभी किसी से डरे नहीं कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। और शायद वही कारण था कि पब्लिक, जनता त्रस्त होके एक फिर विकल्प खोज के नीतीश कुमार जी को हम लोग सबने मिलकर मुख्यमंत्री बनाया। और नीतीश कुमार जी ने शुरू में बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बिहार में जितना क्राइम था, क्राइम को उन्होंने धीरे धीरे क्या काफ़ी तेज़ी से कंट्रोल किया। पर फिर वही है कि अब धीरे धीरे तो सिचुएशन फिर गड़बड़ होने लगा। अब नीतीश कुमार जी शायद ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर देखिए खराब हो ही रहा है, पटना में सरेआम अस्पताल में घुस के गोली मार दिया जा रहा है, कोई बिजनेसमैन है उनके घर के सामने उनको गोली मार दी जा रही है। तो और शराबबंदी लाया उन्होंने, तो शराबबंदी पे भी तो कोई बहुत सक्सेसफुल तो नहीं कह सकते हैं शराबबंदी को, क्योंकि दुकानें बंद हैं पर होम डिलीवरी तो हो रही है शराब की, हर जगह शराब मिल रही है, और लॉ एंड ऑर्डर भी गड़बड़ हो रहा है। और तो वही सब चीज़ को देखते हुए लगा कि अब फिर कभी नीतीश जी राजद के साथ चले गए, कभी नीतीश जी फिर भाजपा के साथ आ गए, कभी भाजपा को कम्युनल बोला, फिर आज उसी के साथ बैठ गए। और भाजपा और ये लोग, मतलब हम लोग को लगा कि अब एक विकल्प की जरूरत है। और आप देख ही रहे प्रशांत जी, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं या भाजपा के मंत्री लोग हैं या जदयू के मंत्री लोग हैं, उनमें कितने सारे भ्रष्टाचार और के आरोप लग रहे हैं, और साफ खुले मन से प्रशांत जी उन सब बातों को बता रहे हैं। तो ये तो है ही कि अभी तो स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है बिहार की। अच्छा, नीतीश कुमार की जब चर्चा हो ही रही है जी, तो आप एक डॉक्टर के नाते, क्योंकि ठीक है आप तो आई सर्जन हैं, नेत्र विशेषज्ञ हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर होने के नाते कुछ तो परख ही सकते होंगे। तो जिस तरह की गतिविधियां आजकल देखने को मिल रही हैं मंच वगैरह पर, और लोग विरोधी दल जिस तरह से नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर प्रहार कर रहे हैं, तो एक डॉक्टर के तौर पर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस मामले पर? देखिए, नीतीश जी पहले जैसी उनकी पर्सनालिटी थी, जितने स्ट्रिक्ट वो थे, हमको नहीं लगता है कि अगर वो सही होते हेल्थ वाइज, हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि मानसिक स्थिति ठीक है कि नहीं, पर ठीक, लेकिन अगर वो अपने पुराने फॉर्म में होते तो शायद इतना करप्शन और इतना क्राइम कभी नहीं बढ़ा होता बिहार में। तो उम्र, अब एज के साथ बहुत लोग को डिजेनरेटिव चेंजेस तो होते ही हैं। अब तो ये ज़्यादा हमको बता नहीं सकते कि नीतीश बाबू का
मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं। अच्छा, मतलब वही जी। लगता है कि थोड़ा उम्र का असर थोड़ा उम्र का असर है, जी। और कभी कभी उनके व्यवहारों से लगता है कि थोड़ा गड़बड़ है। जैसे जब नेशनल एंथम में ताली बजाने लगे या बात करने लगे, तो कोई भी, ये तो सब लोग जानता है कि अगर राष्ट्रीय गान बज रहा है तो उस समय सब लोग कुछ नहीं करना, मतलब सब लोग अटेंशन में खड़े हो जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो उन सब चीज़ों को लेकर लगता है कुछ तो है ज़रूर। अच्छा सर, ये स्मार्ट मीटर को लेकर क्या राय है आपकी? अब आरोप लगता है कि गरीबों के घरों में तो स्मार्ट मीटर लग गया, लेकिन बड़ी बड़ी जो प्रतिष्ठान है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, वहाँ पे स्मार्ट मीटर नहीं लगाया गया उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए, लेकिन गरीबों के स्मार्ट मीटर लगा के उनसे पैसे वसूले गए। हालांकि ठीक है, 125 यूनिट बिजली इन्होंने अभी फ्री वो की, तो अब फ्री किया चुनाव के मद्देनजर, बिल्कुल। चुनाव को ध्यान में रखते हुए। जी। लेकिन फिर ये स्मार्ट मीटर का क्या असर लोगों पे पड़ा? और चूंकि आज भी तो है 125 यूनिट ही बिजली फ्री है, जी। उसके बाद तो उनको पे करना ही करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। तो क्या आपका इस पे ऑब्जर्वेशन है कि देखिए, हमको तो ये लगता है कि स्मार्ट मीटर लगने से हर जगह का बिल तो ज़्यादा आ ही रहा है। अब हो सकता है वो कि पहले जो मीटर हो वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं लेता हो, जी। और ये स्मार्ट मीटर ज़्यादा मॉडर्न हो, तो वो छोटा भी यूनिट को कैच करता हो और बिजली बिल ज़्यादा आने लगा। तो अब ये तो है कि बड़े प्रतिष्ठानों में अगर स्मार्ट मीटर नहीं लग रहा है तो गरीबों को लग रहा है। गरीबों के लिए तो अब जाके 125 यूनिट माफ हुआ है, नहीं तो अभी तक तो हर कोई, हमारे साथ ही कितने लोग हैं जो गरीब लोग हैं, वही लोग कहते हैं भैया इतना बिजली का बिल आता है, ये कैसे करें, समझ में नहीं आता है। पहले तो बहुत दिन तक बिजली ऐसे ही मिलते रही लोगों को, पर जब अब तो मीटर लग रहा है और स्मार्ट मीटर भी लग रहा है और हर जगह ही लग गया है अब तो अभी शुरू में तो हमने सुना था कि जो छोटे यूनिट्स हैं, एक सिंगल फेज वाले 1 किलोवाट 2 किलोवाट 3 किलोवाट वहीं लग रहा है, क्योंकि 3 फेज बड़ा मीटर में अभी आया नहीं है। हमने खुद पूछा था कि भाई आप कहीं लगा रहे हो, कहीं नहीं लगा रहे हो, क्या मतलब है इसका? तो उन्होंने बताया था कि सर अभी तो छोटे जो जिन यहाँ कम कंजम्पशन है, 1 किलोवाट 2 किलोवाट या सिंगल फेज, उन्हीं के यहाँ लग रहा है, और धीरे धीरे सब जगह लगेगा। अब ये स्थिति नहीं पता है हमको कि सब जगह लगा है कि नहीं लगा। अच्छा सर, शिक्षा की जो शिक्षा व्यवस्था है बिहार में, जी। लेकिन आप चूँकि डॉक्टर हैं इसलिए हम उच्च स्तरीय शिक्षा की बात करेंगे। अब जैसे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, इनकी व्यवस्था में कोई सुधार हुआ कि नहीं? कॉलेजेस भी नहीं बढ़े, संख्या भी नहीं बढ़ी, लगता है तो होना चाहिए था, लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, ऐसे इंस्टीट्यूशन को आगे लाना चाहिए था। देखिए, मेडिकल कॉलेजेस तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा खुल गए हैं जी पर सिर्फ मेडिकल कॉलेज खुलने से नहीं होगा। जी। वहाँ आप कैसी पढ़ाई दे रहे हैं, बच्चों को कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसे क्योंकि आगे चल के वो डॉक्टर बनने वाले हैं। बिल्कुल। और किसी भी तरह से पढ़ा के आप उनको डॉक्टर बनाएंगे तो आगे आने वाले भविष्य में तो वही डॉक्टर बन के हम लोग का इलाज करेंगे। आज हम लोग कर रहे हैं, हमारे बाद का पीढ़ी हम लोग का इलाज करेगा। तो इसमें स्टैंडर्ड तो बढ़ाना जरूरी है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, हालांकि फीस वही नहीं वही बढ़ता हम है। बात कर रहे हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस तो खुले, जी। उसमें तो उनका देखिए वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। जी। जो लोग इंस्टीट्यूशन खोलते हैं जी। उनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। उनको जी। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी जी। लोग इस्टेब्लिश कर लेते हैं जी। किसी न किसी प्रभाव में आके। जी। लेकिन सरकारी स्तर पर हम इस तरह के कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इसमें मुझे लगता है कि इनकी बहुत संख्या इजाफा में नहीं बहुत हुआ। इजाफा नहीं हुआ। जी, बिल्कुल नहीं हुआ। सरकारी कॉलेजेस भी कुछ खुले हैं, जैसे बेतिया में खुला है, मधेपुरा में खुला है, पर अभी वो सब इनिशियल स्टेज में। अभी तो वहाँ शायद पूरे तरह से फैकल्टी भी नहीं है जी। और पूरी तरह से डिपार्टमेंट्स भी नहीं हैं, पूरी अच्छी तरह से अभी तो पढ़ाई भी नहीं शुरू हुई है। जी। तो धीरे धीरे ये तो केंद्र सरकार की चीज़ है, केंद्र सरकार को करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। बच्चों का अच्छे डॉक्टर तो तभी बनेंगे जब आप अच्छी शिक्षा देंगे। अब सुनने में आता है कि सब जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बना दिया जाएगा। जिला अस्पताल में इलाज करने के लिए तो डॉक्टर नहीं है, तो आप बच्चों को वहाँ पढ़ाने के लिए कहाँ से चिकित्सक लाएंगे और कहाँ से प्रोफेसर लाएंगे? अब आप डेहरी का अनुमंडल अस्पताल देख लीजिए, इतना बड़ा अस्पताल है, अब शायद वहाँ कुछ चिकित्सक आने लगे हैं। नहीं तो पहले तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऐसा काम कर रहा था, क्योंकि हमारी वाइफ भी वहाँ कार्यरत थी, उन्होंने 10-12 साल नौकरी किया, पर वही सरकारी चीज़ों से परेशान होकर अंत में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया कि भाई हम नहीं कर पाएंगे नौकरी। सर एक बात बताइए, इस तरह के जो हॉस्पिटल्स की बात आप कर रहे हैं, अब अनुमंडल स्तरीय हॉस्पिटल है या फिर PHC या रेफरल हॉस्पिटल, यहाँ पे
आप देखिएगा, मुझे लगता है कि 90% जो डॉक्टर्स हैं वो अनुबंध पे बहाल हैं जी। और उसमें पीयूष डॉक्टर भी हैं। आखिर क्या उचित है आयुष इसका? डॉक्टर। आयुष डॉक्टर, सॉरी। नहीं, अब तो अनुबंध वाले बहुत खत्म हो गए। अब तो जो अनुबंध पे थे ज्यादातर को उन्होंने, जो शुरू से पहले अनुबंध पे थे ज्यादातर को इन्होंने परमानेंट कर लिया। कुछ अभी भी अनुबंध पे बहाल हैं। तो अब अनुबंध पे तो पूरे बिहार में हर कुछ ही अनुबंध पे चल रहा है। शिक्षक अनुबंध पे है, डॉक्टर अनुबंध पे है, इंजीनियर अनुबंध पे है। परमानेंट नौकरी तो लोग दे ही नहीं रहे। शायद सरकार के पास पैसे की कमी है, वो सोचते हैं कि हमको और फैसिलिटी देना पड़ेगा, इसके चलते वो लोग नहीं बहाल कर रहे हैं। लेकिन आयुष डॉक्टर्स को यहाँ पे अनुबंध पे बहाल करके हॉस्पिटल में, और वो दवाएं तो अंग्रेजी लिखते हैं। जी जी। तो लाभ क्या मिला? वो तो बहुत गलत है, क्योंकि अब हमसे कोई कहे कि आप आयुर्वेदिक दवाई लिखिए तो हम तो सीधा, हमारे पास बिल्कुल एक अलग अलग साइंस है और एलोपैथी अलग साइंस। तो जो आयुर्वेद पढ़े हैं, जो होम्योपैथ पढ़े हैं, वो उनको एलोपैथिक दवाइयों के बारे में कैसे पता, क्या पता कि वो लिखेंगे। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, दवाई निकाल के दिखाते हैं, सर देखिए ना दवाई चला रहे हैं, देखते हैं आयुर्वेदिक दवाई है, हम सीधा हाथ जोड़ के कहते हैं भैया ये हमको नहीं बुझाएगा, क्योंकि हम इसकी पढ़ाई नहीं पढ़े हैं। तो ये आपके जो डॉक्टर ने आपको लिखा है वही बता सकते हैं। और वही नहीं, ज्यादातर आयुर्वेदिक डॉक्टर तो एलोपैथिक दवाई हर जगह लिख रहे हैं। सरकारी अस्पताल में आप ला के आप एक अलग से आयुष विभाग खोलेंगे तो अच्छी बात है, आप उसमें आयुष चिकित्सकों को बैठाएं। जैसे बीएचयू में एक है, आयुष विभाग अलग है। बिल्कुल। तो उसी तरह से आपको यहाँ भी करना चाहिए अगर करना है। अच्छा, ये मजदूरों का जो पलायन होता है, मजदूरों से मतलब जो बिहार के युवा पलायन करते हैं रोजगार के लिए, उसके लिए प्रशांत किशोर का एक विजन है कि हम यहीं पे रोजगार देंगे। तो ठीक है, विजन तो है, लेकिन उसके लिए ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट प्लानिंग क्या है? प्लान, अब देखिए हम बहुत ऑनेस्टली बताएं, प्लानिंग, अब जैसे सबको रोजगार, सबको सरकारी नौकरी तो दिया नहीं जा सकता है। रोजगार में स्वरोजगार भी होता है। आपको सरकार मदद करे कि आप अपना रोजगार बनाएं, तो आप एक रोजगार शुरू करेंगे, आप 4 लोग को रोजगार देंगे, तो और वो फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे बढ़ेगा काम बात। अभी तो हमारे जो भी बाहर जा रहे हैं बेचारे, एक तो बिहारी बाहर जाके इतना काम कर रहा है, ऊपर से वहां उन लोग को तिरस्कृत किया जाता है, अपमानित किया जाता है, मारा जाता है, गाली दिया जाता है। महाराष्ट्र में अभी देखिए आप, हर महाराष्ट्र में तो शुरू से चल रहा है, जहां कोई चोरी चकारी हो सब कहेंगे बिहारी है, बिहारी एक गाली बन गई है, क्या है बिहारी है। तो वो सब चीज तो उस आज तक प्रदेश की स्थिति नहीं सुधरी, तभी तो इतने लोग पलायन कर रहे हैं। वहां गुजरात में फैक्ट्री कहा जाता है कि गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत सारा फैक्ट्री है, और बिहार को कहा जाता है कि लेबर फैक्ट्री, सब लेबर यहाँ से जा रहा है। और हमारे लोग वहां जाते हैं, 10,000 12,000 रुपया कमाते हैं, बाहर रह रहे हैं, परिवार यहाँ रह रहा है, साल में कभी एक बार आए नहीं आए, तो वो सब चीज से तो इनको ये मिलेगा। और ब्लूप्रिंट तो जरूर, अब क्या एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट है तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इन चीजों में नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो ब्लूप्रिंट जरूर प्रशांत किशोर जी ने तैयार सोचा होगा मन में। तो उसमें एक तो यही है, स्वरोजगार देंगे, प्लस सरकारी पदों पे इतनी, सरकारी नौकरी में इतनी पद रिक्त हैं, उस पर अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, आप उस पर अपॉइंटमेंट कीजिए तो भी आपके काफी लोग उसमें रोजगार में आएंगे। तो जिसका जो कौशल है उस हिसाब से उसको आप रोजगार दीजिए, या उसको व्यवसाय के लिए मदद कीजिए। जैसा ही प्रशांत जी कह रहे हैं कि महिलाओं को हम कम 4% वार्षिक ब्याज पे हम लोन देंगे अपना काम करने के, तो वो 4% वार्षिक ब्याज क्या है, 1 लाख रुपए पे 4,000 रुपये। तो ये तो उनकी घोषणा पहले से थी जी, लेकिन अभी कल ही आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी और अपने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों ने मिलकर 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर कर दिए, और आगे टारगेट और भी 30-35 लाख महिलाएं हैं, और 4% का जो रोजगार देने का प्रशांत किशोर जी का वादा था। और अभी की जो ये घटना हुई, ये 10,000 रुपया, और प्लस इनका ये है कि भविष्य में 2 लाख रुपया और इनको दिया जाएगा इनके रोजगार की स्थिति को देख के, ताकि ये उसमें अपने रोजगार को बढ़ा सकें। अब इसका मुकाबला कैसे होगा सर? देखिए ये तो सब लोग को समझ में आ रहा है, पॉलिटिकल गेमिंग है। अच्छा, क्योंकि अभी तक आपको नहीं लगा कि आपको महिलाओं को पैसे देने चाहिए। अब आप देखें कि चुनाव नजदीक आ रहा है, और प्रशांत किशोर जी की, हम लोग की जन स्वराज पार्टी का जिस ढंग से क्या बोलते हैं विकास हो रहा है, लोगों के मन में आ रहा है, लोगों के दिल में लोग बस रहे हैं, तो इनको अब एक कहीं ना कहीं डर तो सता ही रहा है
वरना आप इतने साल से क्यों नहीं किए? आप तो पहले तो नहीं दिया आपने, और ये 10,000 रुपया लोन दे रहे हैं। और हम तो बहुत जगह देख रहे हैं वो जो जीविका दीदी लोगों को और जीविका बहनों को जो लोन मिला था, उन लोगों को सामूहिक लोन दे के आप गरीब को लोन दिए। आप गरीब को लोन दे रहे हैं, पहले दिया इन्होंने, तो आपने सोचा कि गरीब को हम पैसा दे रहे हैं तो पैसा लौटाएगा कैसे? एक गरीब आदमी है, उसको पैसा आपने लोन दे के उसको फंसा लिया। अब वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले उनके घर जा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं। कई औरतें घर छोड़ के भाग गई हैं, घर में नहीं रह रही हैं। तो एक तरफ आप कहते हैं औरतों का सशक्तिकरण कर रहे हैं और दूसरी तरफ औरतों के साथ ये हो रहा है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना। आप 10,000 रुपया दे रहे हैं, 10,000 रुपया आप जो महिलाओं को आपने इतना लोन दिया है, जो बेचारी लोन नहीं चुका पा रही, आप उनका लोन माफ करिए, उनको लोन उनका इंटरेस्ट कम कीजिए, या कुछ तो आप सरकार की तरफ से दीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। 10,000 रुपया भी आपने दिया चुनाव के पहले, अब चुनाव के बाद सरकार में आप आएंगे नहीं आएंगे, कौन आएगा ये तो नहीं पता। हो सकता है वो आपके इस चीज को नहीं लागू करें, तो ये आपको या तो चुनाव के बाद करना चाहिए था या बहुत पहले करना चाहिए था। अच्छा, आप तो एक व्यस्त डॉक्टर हैं जी, लोगों की सेवा दिन रात करते रह रहे हैं, साथ में ये पॉलिटिक्स, तो आप कैसे समय मैनेज कर पाते हैं कि इधर पॉलिटिक्स भी हो और लोगों की सेवा भी होती रहे? जी, तो वही है। अभी तो देखिए हम बहुत पॉलिटिक्स में हम लोगों से मिलना जुलना, जाना आना, और हमारे पास तो रोज ही लोग आते रहते हैं, उनसे उनका बात सुनना, उनसे मिलना, और उसी में बीच में अपना क्लिनिक, जैसे अभी आप आए तो हम पेशेंट देख रहे थे, फिर अभी जाएंगे फिर पेशेंट देखेंगे। तो दोनों तरफ, क्योंकि अगर समाज का सेवा करना है तो समय तो मैनेज करना ही होगा। सुबह 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक हम लोगों से मिलते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलने आते हैं, लोग हमसे मिलने आते हैं, फिर उसके बाद अपना काम करते हैं, फिर काम खत्म करके जब मौका मिला चले गए लोगों से मिलने, लोगों के पास, लोगों के बीच बैठे, उनकी समस्या सुनी, जो कर सकते हैं वही उन लोग से मिल के। मेरे पास देखिए पेशेंट आता है, गरीब पेशेंट आता है, हम उन लोग को दवा लिखने लगते हैं तो हमको यही लगता है, हम पेशेंट की शक्ल देखते हैं कि बेचारी दवाई कैसे खरीदेगा। कितने गरीब लोगों को हम अपने पास से दवा दे के भेजते हैं, बोलते हैं भाई तुम्हारा जब दवाई खत्म होगा फिर आ जाना, हम दे देंगे। तो यही सब चीज देख के हमको लगा कि भाई अब डॉक्टर बन के तो हम समाज सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बन के वो डॉक्टर मेरा पेशा है, मेरी उससे आमदनी भी हो रही है, मेरा घर उससे चल रहा है। लेकिन अगर ज्यादा बड़े पैमाने पे आप करना चाहते हैं समाज सेवा, तो एक राजनीति में आके या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके तभी ज्यादा कर सकते हैं लोगों के लिए। तो चुनाव लड़ने का भी इरादा है, कुछ ऐसा मन बनाया? अब अगर पार्टी आदेश देगी तो पार्टी का आदेश सर आंखों पर रखेंगे। क्या रहेगा विधानसभा, देहरी विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी, और आसपास के जो भी हैं विधानसभा या फिर पूरे बिहार की क्या स्थिति रहेगी अगले चुनाव में? अब बिहार की स्थिति तो प्रशांत जी ने कह ही दिया है कि या तो अर्श पर या फर्श पर। अच्छा। पर जैसा लोगों से मिल रहे हैं, जैसे अभी मेरे पास लोग आ रहे हैं, मेरे पास बहुत लोग आ रहे हैं हर जाति से, हर धर्म से, कि भैया या सर, कोई सर बोलता है, कोई भैया बोलता है, क्योंकि हम तो बचपन से इसी शहर में पले बड़े हैं। 4 साल के थे हम जब इस शहर में आए, आज 54 साल के हो गए, 50 साल से तो इसी शहर में है। उसके पहले मेरे माता पिता का इतना लंबा इतिहास है, 40-50 साल उन्होंने इस जिले को दिया, लोगों की सेवा की, 20-21 साल से हम कर रहे हैं। तो जानने के लिए तो बहुत लोग से हमको जान पहचान है। तो बहुत लोग मेरे पास खुद ही सुन के आ रहे हैं कि अच्छा आप जन स्वराज ज्वाइन किए हैं। कुछ लोगों को ये है कि अच्छा आपको टिकट मिल रहा है, हम लोग भैया आपके साथ हैं, हम लोग एकदम आपके साथ रहेंगे, बहुत हुआ वोट बैंक बन गया, अब हम लोग को नहीं रहना। मुस्लिम भाई लोग मेरे पास आ रहे हैं, यंग लोग खुद ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने किसी को बुलाया। तो ऐसा लोग कह रहे हैं जन स्वराज का वोट क्या है। लोगों को पता ही नहीं कि जन स्वराज का वोट हर जगह है, हर गांव में, हर पंचायत में, हर मोहल्ले में जन स्वराज का वोट। अब वो है कि वो जैसे वोट बैंक वाला वोट नहीं है। जिन लोगों को जन स्वराज की नीति पसंद आ रही है या वो उनको अच्छा लग रहा है, वो जन स्वराज कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं, उसमें बहुत लोग आ रहे हैं कि हमको सदस्य बनना है, हमको सदस्य बनना है, हमको सदस्य बनाइए। तो अभी देखिए 2 ध्रुव है, 2 पोल्स हैं अभी पॉलिटिक्स के जी। बिहार में 2 ध्रुव हैं, एक तरफ एनडीए जी, एक तरफ इंडिया जी। ये 2 गठबंधन हैं जी, जो पावरफुल माने जाते हैं, जी जी, नहीं मजबूत माने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दोनों में से हालांकि ठीक है, वो जन स्वराज पार्टी भी जो है संघर्ष कर रही है, जमीनी स्तर पे काम हो रहा है जी, और जो वोटर्स हैं जी, उन पर किसी राजनीतिक दल का अपना अधिकार तो है नहीं कि वोटर जिधर चाहेंगे वोट करेंगे। लेकिन
हम ये जानना चाहते हैं कि एनडीए या इंडिया गठबंधन जन स्वराज पार्टी के लिए इन दोनों में से कौन गठबंधन ज्यादा चुनौती साबित हो रहा है? देखिए क्या है कि राजद का तो अपना एक कहा जाता है कि वोट बैंक है, MY समीकरण लोग कहते हैं। तो राजद का अपना एक वोट बैंक है और उसी तरह एनडीए का भी अपना एक वोट बैंक है। तो हम लोग को तो वोट बैंक, उनके वोट बैंक से अच्छे लोगों को, मैंने अच्छे लोग नहीं, लोग तो सभी अच्छे हैं, मैंने उन अभी बहुत लोग ऐसा है कि बहुत लोग मजबूरी में वोट देते हैं, भाई हम भाजपा को नहीं दे सकते इसलिए हम राजद को देते हैं, विकल्प नहीं। जी, बहुत लोग कहते हैं कि हम राजद को नहीं दे सकते इसलिए हम भाजपा को देते हैं। और अभी आप देखिए एकदम ये क्या है, दो ही गठबंधन में लड़ाई है हर जगह। तो अभी एक तीसरा विकल्प, हम लोग जन स्वराज एक विकल्प बन के आया है, तो लोगों को लग रहा है कि चलो कोई एक विकल्प हमारे पास है जिसके तरफ हम जा सकते हैं। तो अभी चुनौती तो दोनों तरफ से है, लेकिन हम लोग इसी आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अच्छा ही होगा जो भी होगा। प्रशांत जी के सभाओं में जिस ढंग से भीड़ हो रही है, हर जाति धर्म के लोग आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही पर्टिकुलर जाति के आ रहे हैं या पर्टिकुलर धर्म के आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं और सबको हम लोग खुले दिल से सबका स्वागत कर रहे हैं पार्टी में या सदस्य बनने में या हमारे साथ चल रहे हैं। तो मतलब ये है कि लोग विकल्प के तौर पे जन स्वराज को देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं जी, बिल्कुल देख रहे हैं। और एक जन स्वराज एक मजबूत विकल्प बन के उभर रहा है, ये भी हम कह सकते हैं। तो कितनी विधानसभा सीटें अनुमान करते हैं आपके, आप लोग जीतेंगे? अब हम लोग की कोशिश और हमारा अनुमान तो यही है कि हम एकदम बहुमत तक जाएं, पर अभी तो जमीनी हकीकत क्या है ये तो मेरे जैसे छोटे अभी कार्यकर्ता को बताना, अभी मेरे लिए इस पे कुछ भी बोलना बड़ा मुश्किल होगा और ना ही हम उस पर कुछ टिप्पणी अच्छे से कर पाएंगे। चलिए ठीक है सर, शुभकामनाओं के साथ अगले विधानसभा चुनाव के लिए जन स्वराज पार्टी जीते, सत्ता में आए और लोगों का कल्याण हो। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।